Hello dear friends, myself डॉक्टर धीरज कसोटिया, BAMS स्टूडेंट फ्रॉम NI जयपुर। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा रचना शरीर एनाटॉमी के सेकंड चैप्टर शरीर उपक्रम के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। अब हम बात करते हैं रचना शरीर एनाटॉमी के सेकंड चैप्टर शरीर उपक्रम के सेकंड पार्ट की। और शरीर उपक्रम का फर्स्ट पार्ट का वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से जाके पार्ट फर्स्ट जो है शरीर उपक्रम का देख सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर जो है हमारा शरीर उपक्रम, उसी के सेकंड पार्ट की, और इसका फर्स्ट टॉपिक है शरीरी की व्याख्या। पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति स एव करम पुरुष आत्मा चिकित्सा अधिकृतम। सुश्रुत शरीर फर्स्ट चैप्टर का 12 श्लोक है ये। शरीरी का मतलब ये आत्मा होती है। तो पंच महाभूत और आत्मा, इनका समवाय संबंध यानी इनका आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? पुरुष। और यह पुरुष ही कर्म पुरुष कहलाता है, चिकित्सा अधिकृतम यानी इसी की चिकित्सा की जाती है। तो पंच महाभूत और आत्मा का समवाय समुदाय है ना, पंच महाभूत प्लस आत्मा, ये पुरुष कहलाता है। और इस पुरुष को कर्म पुरुष भी कहते हैं। ये पुरुष चिकित्सा का अधिकरण होता है। अधिकरण से तात्पर्य यह है कि इसी की चिकित्सा की जाती है, क्योंकि चिकित्सा सदैव सजीव वस्तु की जाती है। टेबल कुर्सी और चीज़ें ये सभी भी पंच महाभूतों से बनी है और भी परंतु हमारा शरीर पंच महाभूतों के होने के साथ साथ इसमें आत्मा होती है, तभी ये सजीव कहलाता है और इसी की चिकित्सा की जाती है, जिसे कर्म पुरुष कहा जाता है। निर्जीव की चिकित्सा नहीं की जाती। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा का अधिकरण हमने बताया पुरुष कर्म पुरुष। कर्म पुरुष में अगर पूछा जाए कि कर्म पुरुष किन किन तत्वों से मिलकर बना है, तो आपको बताना है पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी प्लस जीवात्मा। अब बात करते हैं जीवात्मा की। तो जीवात्मा को परमात्मा का ही एक अंश माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी पुराने ग्रंथ हैं, चाहे गीता हो रामायण है, कोई भी आप ग्रंथ देखिए, उनमें इसी बात को बार बार बताया गया है कि जीवात्मा परमात्मा का एक अंश है। अब इसका कारण क्या है कि जीवात्मा को परमात्मा का अंश बोला जाता है? क्योंकि जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं होती, यानी जीवात्मा किसी से उत्पन्न नहीं होता है, सदा अस्तित्व में रहता है और अनादि है। अनादि मतलब जब तक ये सृष्टि है तब तक ये है, और कारण रहित। अनादि मतलब जिसका कभी नाश नहीं होगा। ठीक है, और कारण रहित जिसके पीछे कोई कारण नहीं कि कहाँ से आया, किससे पैदा हुआ, किससे इसका जन्म हुआ, इसलिए इसको कहा जाता है नित्य। ठीक है, जीवात्मा प्राणियों को जीवित रखता है, यानी किसी में आत्मा है तभी हम उस वस्तु को सजीव बोलेंगे। जब तक वो शरीर में रहता है उतने काल तक वह प्राणी जीवित रहता है। जीवन का आधार होने के कारण इसको जीवात्मा कहते हैं। इस लाइन का मीनिंग यह है कि कभी किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम यह कहते हैं कि वो व्यक्ति मृत हो गया। ऐसा नहीं कहते कि उसकी आत्मा मृत हो गई, क्योंकि आत्मा कभी मृत्यु नहीं है। ठीक है, शरीर में पंच महाभूत होते हैं, तो आत्मा निकल जाने के कारण उसमें चेतना समाप्त हो जाती है। तो चेतना समाप्त होने के कारण वो व्यक्ति मृत हो जाता है। तो इसलिए हमेशा ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति मृत हो गया, आत्मा मृत हो गया, ऐसा कभी नहीं कहा जाता है। और उस आत्मा के निकल जाने के कारण वो निर्जीव हो जाता है। आत्मा, अव्यक्त, विभु, ये सभी जीवात्मा के पर्याय ही है। 3 पर्याय हैं। जीवात्मा को आत्मा भी बोला जाता है। अव्यक्त यानी जिसको कहीं से उत्पन्न नहीं है, इसलिए अव्यक्त और विभु। अब बात करते हैं आत्मा के लक्षण और गुण की। तो आत्मा के लक्षण और गुण की बात जब हम पदार्थ विज्ञान पर वीडियो बनाएंगे तो उसमें एक अलग टॉपिक बनाकर उस टॉपिक के अंतर्गत आत्मा को एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि शरीर ज्ञान का प्रयोजन उपयोगिता, यानी हम क्यों एनाटॉमी पढ़ते हैं, एनाटॉमी क्यों पढ़नी जरूरी है। तो इसके लिए हम बात करते हैं। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, यानी आयुर्वेद क्यों पढ़ते हैं, आयुर्वेद का मूल उद्देश्य क्या है। प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन च। तो प्रयोजन क्या है कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा, आतुर मतलब रोगी के विकार यानी रोग का प्रशमन करना मतलब उसको दबाना या दूर करना, हटाना। अच्छा, चरक सूत्र स्थान का 30वें चैप्टर का 23वां श्लोक है। ठीक है,
अब बात करते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना, ये दो आयुर्वेद के प्रयोजन हैं। यानी सबसे पहली बात तो व्यक्ति की जो आयुर्वेद के सिद्धांत है, मतलब व्यक्ति की दिनचर्या, ऋतुचर्या, इसके बेसिस पर व्यक्ति को इस तरह रखना कि उसमें पहली बात तो कोई व्याधि उत्पन्न हो ही ना, और अगर हो भी गई तो उस व्याधि को इस तरह से ट्रीट करना कि उस व्याधि का शमन होए, तथा उस व्याधि के शमन होने के साथ वो जो चिकित्सा है किसी दूसरी व्याधि को उत्पन्न न करे। ठीक है, तो स्वास्थ्य की रक्षा और जो रोगी हो गया उसके जो व्याधि है उसका ट्रीटमेंट, वो ये दोनों आयुर्वेद के प्रयोजन है। शरीर के किसी भी ऑर्गन या सिस्टम में विकृति, स्थान, कार्य आदि की प्राकृत एवं विकृत अवस्थाओं को जानने के लिए शरीर की स्थूल और सूक्ष्म रचनाओं एवं क्रियाओं का सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य, अगर हम किसी, मानो एक्सक्रीशन है, ठीक है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेटरी, हमको पता है कि लंग्स की नॉर्मल स्ट्रक्चर ये है, लंग्स का नॉर्मल फंक्शन ये है, या किडनी की नॉर्मल स्ट्रक्चर ये, किडनी का नॉर्मल फंक्शन ये। अगर हम नॉर्मल को जानेंगे तभी तो हमें एबनॉर्मल का पता पड़ेगा। तो इसी बेसिस पर हम कह रहे हैं कि जो अगर हम नॉर्मल को पता है तो हम उसमें होने वाली विकृति का भी पता लगा सकते हैं, और ये सब एनाटॉमी से भी संभव है। ठीक है, शरीर विषय की उपयोगिता का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने शारीरिक चिकित्सा में कहा है कि जो चिकित्सक या डॉक्टर संपूर्ण रूप से डिटेल नॉलेज रखता है शरीर की, एनाटॉमी की, वो संसार को सुख देने वाले आयुर्वेद शास्त्र को पूर्ण रूप से जानता है। कहने का मतलब, जिसको एनाटॉमी की पूर्ण रूप से ज्ञान है, ठीक है, वो संसार को सुख देने वाला, अगर किसी की व्याधि ठीक होगी, अच्छी होगी, ट्रीटमेंट, तो संसार को सुख देने वाले रोगियों को सुख देने वाला होगा, है ना। और आयुर्वेद शास्त्र को पूर्ण रूप से जानता है, यानी उसी को समझना चाहिए कि वही आयुर्वेद शास्त्र को पूर्ण रूप से जानता है, और इस बेसिस पर वो ट्रीटमेंट भी अच्छा ही करेगा। बात करते हैं कि शारीरिक ज्ञान की उपयोगिता के विषय में विशेष सत्य, यानी अब पॉइंट वाइज समझेंगे कि किसी भी दोष, धातु एवं अन्य अवयव की पंचभौतिक रचना का ज्ञान करने के लिए भी शारीरिक विषय का ज्ञान आवश्यक है। कहने का मतलब, हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तभी हमें पता पड़ेगा कि दोष, धातु, मल कहाँ है, किस जगह पोजीशन होती है, और किस तरह कार्य करते हैं, वो हम फिजियो में पढ़ेंगे, परंतु कहाँ और कैसे होते हैं और उनकी संरचना क्या होती है, वो सब हम एनाटॉमी में देखेंगे। जो अंग प्रत्यंग हैं शरीर के, उनके आपस में पारस्परिक संबंध का ज्ञान, शरीर में उत्पन्न होने वाली व्याधियों के स्थान विशेष प्रभावी होते हैं। अब हमको पता है कि नेफ्रॉन में कोई व्याधि है, तो नेफ्रॉन कहाँ होती है? नेफ्रॉन किडनी का एक पार्ट है, ठीक है, तो ये हमें एनाटॉमी से पता पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं जो डिफरेंट ट्यूबरकल होते हैं या ग्रूव होते हैं, कोई भी बोन है, किसी भी चीज़, तो बोन की पोजीशन हमें और बोन के बारे में पता होगा, तभी तो हम उसके फ्रैक्चर का पता लगा पाएंगे। तो ये हो गए आपस में शरीर के अंग प्रत्यंगों के पारस्परिक संबंध के बारे में। तो हमें उनकी पोजीशन पता होगी, उनके बारे में नॉलेज होगी, तभी तो हम उनका मतलब ट्रीटमेंट कर पाएंगे और उनमें रिलेशन बिठा पाएंगे। ठीक है, सर्जरी की दृष्टि से, क्योंकि जब सर्जरी करते हैं तो हमें शरीर के एक एक अस्थि, यानी अस्थि मतलब बोन्स, संधि, जॉइंट्स, स्नायु, धमनी, शिरा एक्सेट्रा ज्ञान, यानी हमें एक एक चीज़ पता होगी कि यहाँ बोन ये है, यहाँ ये धमनी है, यहाँ ये शिरा है, कि ज्ञान की आवश्यकता है। एग्जाम्पल के दौर पे आपको पता है कि फीमर बोन यहाँ है ना, ब्रेकियल आर्टरी आर्म में होती है, ठीक है, और टिबिया बोन, ये सब बोन आपको पता है, ठीक है। आपको ये पता है कि यहाँ अगर मैं सर्जरी करूँगा तो ये गलत हो सकता है, ये गलत आर्टरी कट सकती है, गलत वीन खराब हो सकती है ना, ये टिश्यू डैमेज हो सकता है। तो आपको ये सब चीज़ें कहाँ से पता पड़ेगी, आप कैसे ध्यान रखेंगे? जब आप एनाटॉमी या रचना शरीर को अच्छे से अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे तभी। थर्ड पॉइंट है मर्म स्थान, शरीर के प्राण का। ये वाइटल पॉइंट्स कहा जाते हैं। मर्म स्थान ऐसे पॉइंट्स होते हैं, इसके बारे में डिटेल में मर्म का एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। मर्म स्थान शरीर के प्राण कहा जाते हैं क्योंकि वाइटल पॉइंट्स होते हैं। अगर इन पॉइंट्स पे गलती से भी कोई चोट या कुछ भी हानि हो जाती है तो ये या तो डायरेक्ट व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनते हैं, यानी डायरेक्ट डेथ हो जाती है बंदे की, या अगर उस स्थान पे कोई चोट या पीड़ हो जाती है तो वो व्यक्ति को बहुत दिनों तक दुख देती है, यानी पेन होता है उस चीज़, है ना, ठीक है। तो वो व्यक्ति के लिए बहुत ख़राब स्थिति होती है, ठीक है। तो मर्म स्थान को भी हम एनाटॉमी का जब विस्तृत या रचना शरीर का विस्तृत अध्ययन करेंगे तभी जान पाएंगे, ठीक है। अब एक और पॉइंट इसमें है जो नोट्स में नहीं है पर मैं आपको बता देता हूँ, जो फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, यानी कहने का मतलब है कि हमारे पोस्टमार्टम संबंधित जो केस होते हैं कि उसमें मृत्यु, डेथ के रीज़न पता लगाने की, इसने सुसाइड किया है या दहेज के कारण हत्या हुई है या किसी और कारण से व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो उसमें रीज़न के आधार पर कि इस ऑर्गन पर डैमेज हुआ है, इस ऑर्गन पर चोट की गई है, ठीक है, और इस ऑर्गन पर ये निशान है, उसके आधार पर हम डेथ का रीज़न पता करते हैं। तो
उसके लिए भी हमें रचना शरीर या एनाटॉमी का ज्ञान होना आवश्यक है। अब बात करते हैं शारीर शास्त्र के 2 विभाग। तो इसकी हम पूर्व में अच्छे तरह से बात कर चुके हैं कि 2 विभाग होते हैं, अंग प्रत्यंगों की रचना और सबसे पहली बात अंग प्रत्यंगों की रचना और उनकी स्थिति ये आती है रचना शरीर में। अब वो अंग प्रत्यंग आपस में संबंधित हो गए, यानी कोऑर्डिनेशन बिठा के किस तरह से शरीर की क्रिया या प्रोसेस करते हैं मेटाबॉलिज्म की, वो कहलाती है क्रिया शरीर के अंतर्गत। तो अब रचना शरीर और क्रिया शरीर में अंतर पढ़ते हैं। तो रचना प्रतिपादकम शरीरम इति रचना शरीरम, क्रिया प्रतिपादकम शरीर इति क्रिया शरीरम, जिसमें रचना शरीर की रचना है कोई सी भी हो सकती है, चाहे वो आर्टरी की रचना हो, चाहे वीन्स की हो, चाहे बोन की हो, चाहे जॉइंट्स हो, सबका पढ़ना रचना शरीर, इनकी रचना। और ये सब आपस में मिलकर कार्य कैसे, क्रिया यानी कोई भी प्रोसेस कैसे करती हैं, वो क्रिया शरीर के अंतर्गत। तो शरीर के अवयव की रचना के संबंध में अध्ययन किया जाता है। इसमें शरीर के अवयव के कार्य का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, रचना शरीर एनाटॉमी में हमारी सुश्रुत संहिता है। सुश्रुत संहिता का शारीर स्थान बेस्ट माना गया है और क्रिया शरीर में चरक संहिता को श्रेष्ठ माना गया है। रचना शरीर में हम बोन मसल्स इनके बारे में अध्ययन करते हैं। बोन मसल्स, आर्टरीज, वीन्स, ठीक है, लिगामेंट्स यानी स्नायु हो गए, ठीक है, टेंडन्स हो गए, इन सब का डिटेल। और क्रिया शरीर में दोष धातु मल के कार्य यानी दोष धातु मल जो शरीर के 3 मूल है, बेसिक्स हैं, वो आपस में मिलकर कैसे कार्य करते हैं, उनकी नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है एक्सेट्रा। प्लस जो बोन्स मसल्स है और ये सब लिगामेंट्स हैं, ये भी बॉडी में अब मानो किडनी ये सब है, तो एक्सक्रीशन सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं, तो वो आपस में कैसे कार्य करते हैं, पूरे जो डिटेल प्रोसेस है हमारे फिजियोलॉजी के, वो क्रिया शरीर के अंतर्गत पड़ जाते हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा शारीरोपम अध्याय का 2nd पार्ट। होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।